नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज से आपकी सीटेट दिसंबर 2023 में जो होने वाला है उसके अंतर्गत पेपर 2 में एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसके अंतर्गत आज हम आपको हिस्ट्री क्लासेस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि जो पिछली बार सीटेट जुलाई 2023 जो अगस्त 2023 नाम से हुआ था, उसमें मैंने आपको क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों कराई थी, लेकिन उसमें मैंने आपको बुक से हाईलाइट करके पढ़ाया था। लेकिन इस बार मैं आपको इस तरीके से पीडीएफ बना के पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब पेपर का जो ऑफलाइन होने वाले हैं तो पेपर के जो लैंग्वेज है वह थोड़ा सा हार्ड होने वाली है। तो पेपर के लैंग्वेज हार्ड हो रही है, पेपर थोड़ा सा हार्ड आ रहा है क्योंकि एक ही पेपर आएगा। इस कारणवश इस बार मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा सा विस्तृत जो और कुछ इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पॉइंट, उसको भी साथ में पढ़ाऊँगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्या, कब और कहाँ कैसे, क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 में है। चलिए अब देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है, लोग कहाँ रहते हैं। लोग कहाँ रहते हैं में पहला पॉइंट क्या था कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ का पता लगाइए। मैं आपको मैप लगाया हूँ कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। आप देखेंगे तो ये हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ हैं। तो जो कह रहे हैं मैप में कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ, ये अफगानिस्तान वाले पार्ट में इधर हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो प्रश्न बनता है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें कहाँ उगाना प्रारंभ किया, तो सुलेमान और किरथर नामक पहाड़ियों में। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम में पड़ती हैं। सन भी पूछ लेता है, सन पूछ लेता है, तो 8000 वर्ष पूर्व किया था लगभग। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, अफगानिस्तान वाले भाग में पड़ती हैं, और लगभग 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। सन भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि पेपर एक ही होना है, ऑफलाइन होना है, तो सन भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। तो बताइए गारो कौन से, अगर आप जानते होंगे भूगोल में भी आ सकता है यह प्रश्न। गारो पहाड़ियाँ जो है, गारो खासी जयंती है, ये कहाँ पड़ती हैं, ये मेघालय में पड़ती हैं। चलिए मैप में दिखा देता हूँ गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो गारो पहाड़ियाँ ये हैं, गारो पहाड़ियाँ ये हैं, ये कहाँ पड़ती हैं, मेघालय में पड़ती है। मेघालय में माशिनराम भी पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसको मैं ज्योग्राफी में भी पढ़ाऊँगा। तो गारो पहाड़ियाँ इधर और विंध्य पहाड़ियाँ इधर जो बताया गया है, ये दोनों इस स्थान को बताएं। चलिए देखते हैं क्या बढ़ाया गया है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का भी पता लगाइए। ये कुछ ऐसे क्षेत्र अन्य भी हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया, इसको तो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले चावल कोल्डी हवा प्रयागराज उगाया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था, कोल्डी हवा प्रयागराज में, जो विंध्य के उत्तर में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि गारो और मध्य भारत में विंध्य पर्वत भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही सुलेमान और किरथर पहाड़ी में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं के। अब देखते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का चलिए प्रयास करते हैं। तो सिंधु है, सिंधु नदी कहाँ है, सिंधु नदी ये है, देख लीजिए सिंधु नदी ये है, इधर से आती है सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। सिंधु नदी है। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, सहायक नदियाँ जो सहायता करती हैं तो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं जो, और उसका और स्वरूप और विशाल कर देती हैं, वो सहायक नदियाँ कहलाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि यह सन से डायरेक्ट पूछ लेता है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले तथा 2500 वर्ष पूर्व लगभग इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट इसमें है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। चलिए हम देख लेते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन जो अमरकंटक से निकलती है। चलिए देखते हैं, गंगा नदी देख लेते हैं। गंगा नदी ये है, ये गंगा नदी आ रही है, इधर ऐसे गिर जाती। सोन नदी ये है, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए अब देखते हैं, अमरकंटक से निकलती है। गंगा तथा इसकी सोन नदी आप देख लीजिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है मगध क्षेत्र कहाँ था, तो गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था वह इन नदियों के आसपास में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहलाता था, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मगध क्षेत्र जो था वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध जो साम्राज्य था वह मगध महाजनपद बहुत ही विशाल या बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। विभिन्न प्रकार के 16 महाजनपदों का वर्णन अभी सुबह ही की क्लास जो मैंने डाली है महाजनपद की, उसमें पढ़ाया है मैंने कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है। तो उसमें से एक महाजनपद मगध भी था जो गंगा नदी के दक्षिण में पड़ता था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारे देश का जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा। हमारा क्या है अब अगला टॉपिक, देश का नाम। चलिए देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया कह लेते हैं अपने देश को, और भारत भी कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द जो है वह इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्य लोग जो आए थे, जो आर्य लोग आए थे वह क्या कहते थे, वह हा को शाह कहते थे। ध्यान रखिएगा, वह हा को शाह कहते थे। तो वो हिंदू को क्या बोल दिए, सिंधु बोल दिए। ध्यान रखिएगा, वह हिंदू को सिंधु बोल दिए थे। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। चलिए हम ईरान और यूनान का आप इसमें तो नहीं बना है, लेकिन आप अपने एटलस में देख लीजिएगा। ईरान और यूनान लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, जो उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे ईरानी और यूनानी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु को हिंदोस कहा था और इंदोस कहा था। सिंधु को हिंदोस या फिर इंदोस कहा था, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसे इंडिया कहते हैं। प्रश्न बनता है कि ईरानियों और यूनानियों ने इंडिया किसे कहा था, किस क्षेत्र को कहा था, तो सिंधु नदी या फिर हिंदोस अथवा इंदोस नदी के पूर्व में स्थित जो प्रदेश था उसे इंडिया कहा गया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी बनता है भारत नाम का प्रयोग किन व्यक्तियों के समूह के लिए किया गया था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, भरत शब्द का जो उल्लेख है, भरत ये समूह का जो उल्लेख है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में मिलता है जो सबसे पहला वेद था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने गया। ध्यान रखिए, पहले तो इसका प्रयोग समूह के रूप में हुआ उत्तर पश्चिम में रहने वालों के लिए, लेकिन बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम से लोग आए थे ईरानी और यूनानी, उन्होंने सिंधु नदी अथवा हिंदोस या फिर इंदोस नदी, तीनों का एक ही नाम, तीनों की वैल्यू एक ही है, तीनों एक ही नाम की नदी हैं, सिंधु, हिंदोस अथवा इंदोस। इसके जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा था। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के जो पूर्व में प्रदेश पड़ता था उसे इंडिया कहा था। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। ध्यान रखिएगा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम अतीत के बारे में कैसे जानें। हमारा अगला जो टॉपिक है, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, अतीत की जानकारी हमें कई प्रकार से प्राप्त होती है। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। इसमें से एक तरीका क्या है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को हम ढूंढें और पढ़ें तो हमें अतीत की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। ध्यान रखिए, ये पुस्तकें चूँकि हाथ से लिखी जाती थी इसलिए इसे पांडुलिपि कहते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण क्या कहा गया, पांडुलिपि कहा गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। ध्यान, अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है उससे निकला। ध्यान रखिएगा, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें वो लैटिन शब्द मेनू के निकला है जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वह एक ताड़पत्र था उस पर, या फिर हिमालय क्षेत्र में विशेष उगने वाला भोज नामक का पेड़ था, उसमें विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आगे देखते हैं।
हमारा अगला बिंदु है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, एक अभिलेख है वह लगभग उस एनसीईआरटी बुक में लिखा गया था, लेकिन उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसमें मैंने आपको अशोक का वह अभिलेख है, उसकी भाषा इंपॉर्टेंट थी। तो लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है, अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के कंधार में जो 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है वह अशोक नामक शासक जो थे उनके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ध्यान रखिएगा, यह जो अभिलेख है वह यूनानी और अरामाइक लिपियों अथवा भाषाओं में लिखित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है तिथियों का मतलब क्या है। तिथियां क्या होती है, जो बीसी हम पढ़ते हैं, ईसा पूर्व है और ईसवी है, या फिर बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी बीसी और एडी है, वह क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे ना। तो लेकिन वर्ष की यह गणना किस प्रकार से होती है, इसको आप हम समझते हैं कि वर्ष की गणना कैसे की जाती है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ध्यान रखिएगा, वर्ष की यह गणना जो है ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद, अतः जो अभी 2023 चल रहा है उसका अर्थ क्या है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 2023 वर्ष बाद, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, 0 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, तो 2023 का मतलब क्या हो जाएगा, इनके जन्म के 2023 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी जो तिथियां होती हैं वह ईसा पूर्व कहलाती हैं या फिर ईसा से पहले कहलाती हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है वह ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले हुआ है। ध्यान रखिएगा, 563 ईसा पहले हुआ क्योंकि ईसा पूर्व लगा है। अब इस पुस्तक में हम 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में जो है एनसीईआरटी में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु माना गया है और वर्तमान से उसी से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया जाता है। अब देख लेते हैं कि जो प्रमुख जो एब्रीविएशन है इतिहास और तिथियों में, उसको देख लेते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या कहा जाता है, बीसी को क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बीसी जो है वह बिफोर क्राइस्ट ही है। जैसे कि 563 ईसा पूर्व अर्थात ईसा के जन्म से पूर्व, उसे को 563 बीसी इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों में एडी भी लिखे होगे। ध्यान रखिए, हम कभी कभी एडी भी लिखा देखते हैं, जैसे कि 2023 एडी भी लिख सकते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का अर्थ क्या होता है, एनो डोमिनी। यह दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई लिख देते हैं। ध्यान लिखिएगा, कभी कभी एडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीई, जिसका अर्थ होता है कॉमन एरा, या फिर बीसी की जगह भी कुछ लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं बिफोर कॉमन एरा। ध्यान रखिएगा, बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो एरा है उसे हम बीसीई लिख सकते हैं या फिर बीसी भी लिख सकते हैं, अर्थात बिफोर कॉमन एरा लिख सकते हैं या फिर बिफोर क्राइस्ट लिख सकते हैं। और एनो डोमिनी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष हैं जो, उसे एडी लिखते हैं या फिर सी ए लिखते हैं, कॉमन एरा लिखते हैं, सीई लिखते हैं। अन्यत्र देख लेते हैं। अन्यत्र एक पॉइंट उसमें लिया गया था कि अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के मिस्र देश से मिलती है। ध्यान रखिएगा, अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी जो है वह उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ध्यान रखिएगा, लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक का एक कस्बा है। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है कि मिस्र के उत्तरी तट पर कौन सा कस्बा है, तो रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कोडित पत्थर मिला। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्ति हुई है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखा है। ध्यान रखिएगा, यह जो अभिलेख मिला है 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में मिला है, जो कि है यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार। ध्यान रखिएगा, यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकार के 2 प्रकारों से मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मिस्र लिपि है उसे तो शायद नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, एक फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा गया। ध्यान रखिए, प्रश्न बन सकता है कारतूस किसे कहते हैं। तो जो मिस्र के कस्बे रोसेट्टा नामक स्थान पर राजाओं और रानियों को एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है, उसे ही कारतूस कहा गया है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेत को अलग अलग रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं विद्वान जो है, यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हैं और मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की जाती है। ध्यान रखिएगा,
इसके बाद क्या कहते हैं, विद्वान जो यूनानी संकेत हैं तथा मिश्र संकेत हैं उसके अगल बगल रख के मिलान करते हैं और समानार्थक ध्वनियों की पहचान करते हैं। जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ यल अक्षर का अर्थ शेर से है तथा ए अक्षर के चिड़िया के लिए बनी है। मतलब जहाँ शेर दर्शाया गया है, मतलब उस समय किसी राजा का नाम अगर एक शेर से लिखा गया है तो उसका नाम यल से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। और ए से होगा, अगर नाम शुरू है चिड़िया चित्र से शुरू है नाम तो वह ए से शुरू होगा। तो यल के लिए शेर के लिए यल दर्शाया गया है और ए के लिए क्या दर्शाया गया है, चिड़िया दर्शाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जो तिथियाँ बताई है, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ, ध्यान रखिएगा। कृषि का आरंभ कहाँ है, 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व में सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के आसपास। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वह 4700 वर्ष पूर्व है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वह 4700 वर्ष पूर्व है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब से, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर व मगध का एक बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान जो है वह लगभग 2000 वर्ष पूर्व। वर्तमान जो नगर हैं वह 2000 वर्ष पूर्व से बस रहे हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक बार इसको मैं क्योंकि रिवीजन कर लेता हूँ कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो है उसमें 8000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ के फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे प्रथम साक्ष्य कृषि के सुलेमान के तथा किरथर पहाड़ी से मिले थे जो उत्तर पश्चिम में है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और लगभग 8000 वर्ष पूर्व। तथा गारो तथा मध्य भारत में विविध पहाड़ियों का भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा बिंदु ये था। तीसरा बिंदु में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रथम नगर हैं वह 4700 वर्ष पूर्व बसाए गए थे। सिंधु नदियों के आसपास ही सिंधु सभ्यता जो बसी थी वह 4700 वर्ष पूर्व बची थी। इसका सिंपल फॉर्म है कि सिंधु सभ्यता जो बसी थी वह 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे बसी थी और लगभग 2500 वर्ष पूर्व आधुनिक नगर बसे थे। ध्यान रखिएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो सोन है उसके दक्षिण में मगध राज का उत्कर्ष हुआ था। ध्यान रखिएगा, मगध राज कहाँ पड़ता है, गंगा के दक्षिण के जो भाग थे उसमें मगध राज का उत्कर्ष हुआ था जो बहुत शक्तिशाली महाजनपद था और यह विशाल राज की स्थापना यहाँ हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं अगला बिंदु क्या था। अगला बिंदु यह था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदुस अथवा इंदोस कहा था तथा इस नदी के पूर्व में जो स्थित भाग है उसे क्या कहा गया था, इंडिया कहा गया था। प्रश्न बनता है कि ईरानियों तथा यूनानियों ने इंडिया किसे कहा था, तो सिंधु अथवा हिंदोस अथवा इंदोस नदी के पूर्व में स्थित भाग को इंडिया कहा था। तथा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए आगे क्या बताया था मैंने, आगे मैंने बताया था कि पांडुलिपि क्या होती थी, हस्तलिखित रचनाएं जो होती थी, जो हाथ से लिखी गई किताबें होती थी उसे पांडुलिपि अथवा मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, जो लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ से है उससे निकला था। ध्यान रखिए, मैन्यू से स्क्रिप्ट जो शब्द है वह लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है उस शब्द से बना था। तो यह इसलिए क्योंकि यह हाथ से लिखी जाती थी और ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी अथवा हिमालय क्षेत्र में एक बहुत विशेष प्रकार का भुज नामक पेड़ होता था उसके छाल पर लिखी जाती थी। तो ये किस पर लिखी जाती थी, भुज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर अथवा ताड़पत्र पर। ध्यान रखिएगा। एक अफगानिस्तान में अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना मिला था अशोक का, जिसकी भाषा क्या थी, अरामाइक और यूनानी दोनों थी। ध्यान रखिएगा, भाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा यूनानी तथा अरामाइक दोनों थी। अब मैंने इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बाद मैंने आपको बताया था बीसी और एडी के बारे में अंतर। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, अर्थात जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व या बीसी में हुआ है तो वह ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले हुआ है। और एडी का अर्थ क्या होता है, एडी का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसे ही हम एडी को हम क्या लिख सकते हैं, एडी को हम कॉमन एरा लिख सकते हैं, एडी को ही हम कॉमन एरा लिख सकते हैं और बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसीई या फिर बिफोर कॉमन एरा लिख सकते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर धन्यवाद।